हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू रटना पाप है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने फिज़िकल केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर जो है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस अगर देखा जाए तो एक रिलेटिवली आसान चैप्टर है कंपेयर टू आपका बाकी 12th। इसमें कुछ 7 से 8 टॉपिक्स है जिनको आप अगर 3 से 4 बार एनसीईआरटी से रीड कर ले और अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझ ले तो आपको इसको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस बारे में। ये चैप्टर बहुत आसान है। इसमें आज के लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं इसके स्टार्टिंग के 2 टॉपिक्स जो कि है आपका सोल्यूशन एंड इट्स टाइप्स और वेपर प्रेशर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सोल्यूशन होता क्या है? अगर हम इसके एक बुकिश और एक एनसीईआरटी वाले डेफिनेशन पे जाए, देयरफॉर अ सोल्यूशन इज एन होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more कंपोनेंट्स एंड दीज कंपोनेंट्स बीइंग द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट। आप नींबू पानी बनाना चाहते हैं तो आप एक ग्लास में लेते क्या है, आप ग्लास में एक ज़्यादा क्वांटिटी में आप वाटर लेते हैं, उसके अंदर आप आपका नींबू का एक्सट्रैक्ट और उसके साथ में शुगर ऐड करते हैं। इस केस में जो आपका सोल्यूशन बन रहा है वो आपका नींबू पानी बन रहा है जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। लेकिन इसके अंदर जो आप एडिशंस कर रहे हैं वो 2 कंपोनेंट्स के थ्रू कर रहे हैं। वो है आपका पहला सॉल्वेंट जो रहेगा आपका पानी, और आपके जो एडिशंस है वो है सल्यूट्स विच इज़ इस केस में आपका शक्कर और नींबू का एक्सट्रैक्ट। अगर आप देखें तो आपको समझ आएगा कि जो एक्सेस क्वांटिटी में हमने लिया था वो था वाटर, वो आपका सॉल्वेंट रहा, और जो आपने कम क्वांटिटी में ऐड किया विच इज़ शुगर एंड नींबू का एक्सट्रैक्ट वो आपका सल्यूट बनेगा। तो देयरफॉर दिस द कंपोनेंट विच इज़ टेकन इन द हायर क्वांटिटी इज टर्म्ड एज द सॉल्वेंट एंड द कंपोनेंट विच आर टेकन इन द लोअर क्वांटिटीज आर टर्म्ड एज द सल्यूट। अगर हम नींबू पानी के एग्जांपल से हम समझे तो जो पानी है उसका जो फिजिकल स्टेट वो ऑब्वियसली लिक्विड है, और जो आपका जो फाइनल सोल्यूशन बना उसका जो फाइनल स्टेट है वो भी लिक्विड ही है। यानी कि जो सॉल्वेंट था आपका और जो सोल्यूशन बना आपका उन दोनों का फिजिकल स्टेट सेम था। देयरफॉर जो सॉल्वेंट रहेगा वो आपका फिजिकल स्टेट ऑफ द सोल्यूशन को डिटरमाइन करेगा। ठीक है। अगर हम अगर हम इस चैप्टर की बात करें, इसके अंदर हम बेसिकली बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशंस बीइंग जिसके अंदर सॉल्वेंट में आप ओनली वन सल्यूट ऐड करते हो। ऑब्वियसली सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है, लेकिन जिसके अंदर आप सल्यूट एक ही ऐड करोगे उसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस। आपके एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जैसे कि ब्रास एक सॉल्यूशन है ऑफ कॉपर एंड जिंक। जर्मन सिल्वर एक और एग्जांपल ऑफ कॉपर जिंक एंड निकल। ये एग्जांपल्स को आप एक स्टिकी नोट पर नोट करके आपके सामने किसी दीवार पर चिपका दीजिए, ये बहुत हेल्प करता है। ब्रास के साथ साथ एक और एग्जांपल कॉमनली जो होता है वो होता है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज होता है कॉपर प्लस एसएन विच इज टिन। अगर आप देखें ब्रास के अंदर एंड में एस आता है, और मतलब उसके पूरे वर्ड में एस आता है, तो इसके अंदर जो कंपोनेंट है वो जेड के साथ में शुरू होता है विच इज़ जिंक। लेकिन जो ब्रॉन्ज है उसके अंदर जेड आता है, तो इसके अंदर जो कंपोनेंट है वो होगा एस के साथ विच इज़ टिन। ये एक तरीका है जिसके साथ में मैंने लर्न किया था अपने समय पे। ये एक हेल्पफुल मेथड था तो सोचा बता दूँ। ये आप अपने स्टिकी नोट पे लिख के चिपका दीजिए सामने, ये हमेशा आपको हेल्प करेगा। ब्रास में कॉपर एंड जिंक, ब्रॉन्ज में कॉपर एंड टिन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप ये देखेंगे, ये जो टेबल है आपके एनसीईआरटी से लिया हुआ है, ये आपके एनसीईआरटी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल्स में से एक आता है, क्योंकि इसमें से लाइक एमसीक्यू आना इज़ लाइक 100%। आपके स्कूल के एग्ज़ाम्स में हो या फिर जेई में भी हो या फिर कोई एग्ज़ाम में क्यों ना हो, यहाँ से पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये बेसिकली एक टेबल इसके अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ सोल्यूशन दिए गए, जैसे गैसियस सोल्यूशन हो गया, लिक्विड सोल्यूशन हो गया, सॉलिड सोल्यूशन हो गया। अगर आपके मन में डाउट आ रहा है कि सॉलिड सोल्यूशंस कैसे हो सकता है, लिक्विड सोल्यूशंस कैसे हो सकता है, तो गैसियस सोल्यूशंस कैसे हो सकता है, तो भाई अब तक क्या आपने मतलब समझा ही नहीं। सोल्यूशन का मतलब ये नहीं होता कि किसी लिक्विड में हमने कोई सॉलिड या कोई लिक्विड या फिर कोई गैस मिला दी। इसका मतलब होता है 2 चीज़ों को, या वो सॉलिड सॉलिड भी हो सकता है, वो सॉलिड प्लस लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड प्लस गैस भी हो सकता है, गैस प्लस गैस, लिक्विड प्लस लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड प्लस लिक्विड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमने 2 चीज़ों को मिलाया तो क्या हुआ, वो मिक्स हो गए और उनसे क्या बना, एक सोल्यूशन बना। वो कुछ भी हो सकता है।
इसके अंदर बस कंपल्शन नहीं है कि लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड सॉलिड ही होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, सॉलिड सॉलिड भी हो सकता है, जैसे कि अपन ने पढ़ा था अभी ब्रास ब्रॉन्ज, ये तो सॉलिड ही है ना, कॉपर भी सॉलिड है और आपका जिंक भी सॉलिड है, टिन भी सॉलिड है, तो इसके अंदर थोड़ी ना कोई लिक्विड है। यही बात है कि सोल्यूशन कुछ भी हो सकता है, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, सॉलिड गैस, गैस लिक्विड, एनीथिंग एनीथिंग कैन बी ए सोल्यूशन अगर हमने उसको मिक्स कर दिया है इन ए प्रॉपर होमोजेनियस फॉर्मेट, जो हमने पिछले इसमें पढ़ा था, क्योंकि सोल्यूशंस आर मेनली होमोजेनियस इन नेचर। ठीक है, अगर हम इस टेबल को देखें तो इसके अंदर जो सबसे पहला कैटेगरी है वो है आपका गैसियस सोल्यूशंस का। गैसियस सोल्यूशन कैसा, सल्यूट जब आपका गैस होगा और आपका जब सॉल्वेंट भी गैस होगा, तो उसका जो एग्जाम्पल है वो है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जब आपका सॉल्यूट इज अ लिक्विड एंड द सॉल्वेंट इज अ गैस, तो आपका जो कॉमन एग्जाम्पल है इस चीज़ का वो हो सकता है क्लोरोफॉर्म विद नाइट्रोजन गैस। जब आपका सल्यूट सॉलिड है इन अ गैस, इसका एग्जाम्पल हो सकता है कैम्फर इन नाइट्रोजन। ऐसे करते हुए कुछ और 6 एग्जाम्पल्स है ऑफ वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। जैसे सॉलिड सोल्यूशंस में जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड है, लिक्विड सोल्यूशन में सॉल्वेंट है वो लिक्विड है, गैसियस सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो गैसियस है। तो ऐसे करके इनको कैटेगराइज किया हुआ है। इसको आप अब एक स्टिकी नोट पे लिख के आपके डेस्क के सामने चिपका लिया, किसी दीवार पे चिपकाया तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये इसमें कुछ एक्सप्लेन करने ऐसा है नहीं, इसको बेसिकली रटना पाप है, फिर बोल रहा हूँ कि रटना पड़ेगा, लेकिन ये तो इसके अंदर क्या ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप अच्छे से एक बार लर्न कर लीजिए, समझ भी लीजिए, क्योंकि अगर आप समझे जिसके अंदर लिक्विड सोल्यूशन कहा गया है उसका सॉल्वेंट लिक्विड है, ना कि उसके अंदर का सल्यूट, ये एक इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। सॉलिड सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड है, ना कि जो सॉल्यूट यूज़ किया है वो सॉलिड है, समझे। गैसियस सोल्यूशंस में जो सॉल्वेंट है वो गैस है, लेकिन सॉल्यूट गैस लिक्विड सॉलिड कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया सोल्यूशन कैन बी एनीथिंग, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, लिक्विड एंड गैस, एनीथिंग। तो ये कुछ इसके एग्जांपल्स हुए, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। भले ही आपको अगर अभी पॉज करके इसको लिख लेना है तो फटाक से लिख लीजिए और अगले टॉपिक पे बढ़िए। आपके एनसीईआरटी के पेज 1 में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जो अभी एक हायर उसका जो पूछने का रेट था पहले कम था, लेकिन अब कई सारे सैम्पल पेपर्स और कई सारे ऑफिशियल पेपर्स में भी पूछे जा रहे हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आगे चल के बन सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई का पेपर लेवल कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो जा रहा है और आपको आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स तो पता ही है क्या पूछते हैं और क्या नहीं, कहाँ से उठा लेंगे। तो ये भी पढ़ना ज़रूरी है। ये आपके एनसीईआरटी के पेज 1 पे दिया गया है। जो पहला पॉइंट है वो है रैट पॉइजन के बारे में। Rat poison is basically a solution of sodium and fluorine, which is NaF, sodium fluoride। ये भी आप स्टिकी लिख के आपके सामने चिपका लीजिए, ये आपको हेल्प करेगा याद रखने के लिए। जो सेकंड पॉइंट है वो है टूथ डीके के बारे में। इस जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है वो है कि 1 ppm of fluoride ions in H2O prevents tooth decay while 1.5 ppm of fluoride ions causes tooth decay। तो ओनली हाफ ppm का फ़र्क है। इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपके टूथपेस्ट होते हैं उसके अंदर 1000 to 1500 ppm होता है ऑफ फ्लोराइड आयंस, जो आपके टूथ डिके को प्रिवेंट करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इस चैप्टर का पहला कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और इसको समझना कि बाद में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब तक समझता नहीं है तब तक कई सारे डाउट्स आते हैं इसको लेकर दिमाग में। तो चलिए इसको समझते हैं। तो वेपर प्रेशर का अर्थ बेसिकली ये है कि समझो आपने कोई सॉल्वेंट लिया किसी कंटेनर में, जो कंटेनर ओपन था, तो इसमें दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक होता है इनर मॉलिक्यूल, एक होता है सरफेस मॉलिक्यूल। जैसे कि आप नाम समझ सकते हैं, इनर मॉलिक्यूल मतलब जो सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, सरफेस मॉलिक्यूल मतलब जो सोल्यूशन के सरफेस, जो टॉप मोस्ट लेयर होगा मॉलिक्यूल्स का वो होगा सरफेस मॉलिक्यूल। जो अंदर प्रेजेंट वो जो मॉलिक्यूल्स है उनके ऊपर अगर आप देखिए, समझो ये एक इनर मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर लेफ्ट साइड का मॉलिक्यूल भी इस पर फोर्स लगेगा ड्यू टू इट्स मोशन, जो होते रहेगा। ऑब्वियसली बात है, लिक्विड स्टेट में मोशन होता ही है मॉलिक्यूल्स का, ये आपने पहले ही पढ़ा होगा। और दो साइड से ही फोर्स लगा, नीचे से भी फोर्स लगा और ऑब्वियसली ऊपर से भी फोर्स लगा। तो देखा जाए तो ये एकदम क्रैम्ड, एकदम चारों तरफ से इसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है। इसका जो मोशन होगा वो कंपैरेटिवली कम होगा सरफेस मॉलिक्यूल से। ऐसा क्यों? क्योंकि सरफेस मॉलिक्यूल में क्या होगा, जो नीचे से जो फोर्स लग रहा है वो होगा, लेफ्ट राइट से जो फोर्स लग रहा है वो होगा, लेकिन ये जो ऊपर से जो फोर्स लग रहा है वो नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, डायरेक्ट एयर है, क्योंकि ये सबसे टॉप पे है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, तो सरफेस मॉलिक्यूल पे जो फोर्स लग रहा है वो कंपैरेटिवली कम है एज कम्पेयर टू द इनर मॉलिक्यूल, यहाँ पे मैं मेंशन भी किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स कम है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई मतलब इसका मोशन भी ज़्यादा हुआ। फोर्स कम लगेगा, किसी भी चीज़ को अगर आप एकदम दबा के रखें चारों तरफ से तो क्या होता है, वो मूव नहीं कर पाता। लेकिन अगर आपने उन चारों में से किसी भी एक चीज़ को हिला दिया तो होगा क्या, उसका जो मोशन है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोजेस बाय द पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन, वो बढ़ जाएगा, मतलब उसका मोशन भी बढ़ जाएगा। तो हेंस उसकी जो टेंडेंसी होगी टू गेट कन्वर्टेड इनटू गैस फेज वो भी हाई हो जाएगी, एंड हेंस वो इवापोरेट हो जाएगा और वेपर फेज में एंटर कर जाएगा, और एज अ भाप बन के वो ऐसे बाहर की तरफ चले जाएगा। ठीक है, ये जो एस्केप होगा इवापोरेशन के बाद वो इन द केस ऑफ ओपन कंटेनर ही होगा। इन द केस ऑफ ए क्लोज कंटेनर क्या होगा कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है, सरफेस मॉलिक्यूल्स, वो निकलते जा रहे हैं भाप के फॉर्म में। अगर हमने यहाँ पे इसको ऐसे बंद कर दिया तो होगा क्या, ये जो मॉलिक्यूल्स थे वेपर फॉर्म में, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसके कारण वो लोग हाई हाई स्पीड के मोशन में रहेंगे, और उस मोशन के कारण वो यहाँ वहाँ कोलाइड करते रहेंगे वॉल्स पे। उस कोलिजन के कारण जो उनकी एनर्जी है वो कंटिन्यूसली ट्रांसफ़र होती रहेगी, और उस कारण जो वॉल्स है उनके ऊपर एक फोर्स लगेगा ड्यू टू ईच मॉलिक्यूल। और सिंस ये वेपर्स यहाँ पे हम बात करने के बहुत कम दिखा पा रहे हैं, लेकिन ये वेपर्स बहुत सारे होंगे, वेपर मॉलिक्यूल्स बहुत सारे होंगे, उस कारण जो फोर्स लगेगा वो एक एरिया के ऊपर डिवाइड हो जाएगा, एंड सिंस द फोर्स एक्सर्टेड अपॉन पर यूनिट एरिया इज टर्म्ड एज प्रेशर, दिस विल बी टर्म्ड एज वेपर प्रेशर, क्योंकि ये वेपर्स के कारण हो रहा है। तो अगर हम वेपर प्रेशर को एक डेफिनेशन के थ्रू समझे, इसको हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, द प्रेशर दैट द वेपर मॉलिक्यूल्स टेंड टू एक्सर्ट अपॉन ईच अदर एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर above the surface of the solution is called as vapor pressure, VP। इसका कॉन्सेप्ट था, इसको एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। हो क्या रहा है, यहाँ पे जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है उनके ऊपर 4 नहीं बल्कि 3 साइड से फोर्स लगेगा, जो रहेगा नीचे से और लेफ्ट और राइट से। जो इनर मॉलिक्यूल्स है उनके ऊपर से ही फोर्स लग रहा है, नीचे से भी फोर्स लग रहा है, लेफ्ट से भी लग रहा है, राइट से भी लग रहा है, इस कारण वो क्रैम्प्ड है। पर सरफेस मॉलिक्यूल्स इस तरह क्रैम्प्ड नहीं है, देयरफॉर उनके ऊपर जो फोर्स है वो कम है, जिस कारण उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा है, और उनका मोशन भी फिर ज़्यादा है। उनके हाई स्पीड मोशन के कारण उनकी जो टेंडेंसी टू गेट कन्वर्टेड इनटू गैस फेज होगी वो ज़्यादा होगी, देयरफॉर वो वेपर फेज में बन के इवापोरेट हो जाएंगे। अगर आपका कंटेनर ओपन रहा तो ये वेपर्स एस्केप कर जाएंगे, लेकिन अगर ये क्लोज रहा तो होगा क्या, वेपर मॉलिक्यूल्स जो बने हैं ये कंटिन्यूसली मोशन में होंगे, और इनके मोशन के कारण जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है वो कंटिन्यूसली आपके वॉल्स पे ट्रांसफ़र होती रहेगी, क्योंकि कोलाइड करते जाएंगे, और इस कोलिजन के कारण जो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है वो एक फोर्स के रूप में आएगी। एंड सिंस ये जो मॉलिक्यूल्स है इनकी क्वांटिटी बड़ी ज़्यादा है, तो होगा क्या, एक ओवरऑल एरिया पे ये फोर्स एक्सर्ट होगा, एंड सिंस फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, ये वेपर मॉलिक्यूल्स के द्वारा एक्सर्ट किया हुआ प्रेशर विल बी टर्म्ड एज वेपर प्रेशर। तो अभी अच्छे समझते हैं। तो हो क्या रहा है, ये जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो बेसिकली ओनली 3 साइड से लग रहा है, लेकिन जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर चारों तरफ से लग रहा है। तो जो नेट फोर्स जो इस पे लग रहा है इनर मॉलिक्यूल पे वो ज़्यादा है कंपेयर टू द सरफेस मॉलिक्यूल, और इस फोर्स डिफरेंस के कारण जो एबिलिटी ऑफ मोशन है सरफेस मॉलिक्यूल में वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द इनर मॉलिक्यूल। देयरफॉर इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा है, इसका जो मोशन है वो भी ज़्यादा है, एंड हेंस इसकी जो टेंडेंसी टू गेट कन्वर्टेड इनटू द गैस फेज यानी द वेपर फेज इज़ ऑल्सो हाई। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल था समझो, वो क्या हो गया, वो कन्वर्ट हो गया वेपर फेज में। वेपर फेज में कन्वर्ट होने के बाद में ऊपर कुछ जो ऑलरेडी प्रेजेंट वेपर फेज मॉलिक्यूल्स थे उनके साथ में ये इंटरेक्ट करेगा, वॉल्स के साथ में इंटरेक्ट करेगा, यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, यहाँ पे उड़ेगा वहाँ पे उड़ेगा, इनसे टकराएगा। सबसे टकराने के बाद में हुआ क्या, एक पॉइंट के बाद में कोई दूसरा मॉलिक्यूल अपने मोशन करते करते गलती से नीचे आ गया, नीचे आके सोल्यूशन के साथ में टकरा गया। तो हुआ क्या, एक वेपर फेज का मॉलिक्यूल एक लिक्विड फेज के सरफेस के साथ में टकरा गया। तो होगा क्या, ये जो वेपराइज मॉलिक्यूल था ये वापस लिक्विफाई होके लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, और यहाँ पे कोई नीचे से वापस कोई दूसरा मॉलिक्यूल चले जाएगा, यानी कि ये जो वेपर फेज मॉलिक्यूल था वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड फेज में, यानी कि वो कंडेंस हो गया, वापस लिक्विफाई हो गया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, कुछ लिक्विड फेज मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जा रहे हैं, कुछ वेपर फेज मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज में आ रहे हैं एट द सेम टाइम।
ये लिक्विड फेज टू वेपर फेज इज नोन एज वेपराइजेशन और वेपर फेज टू लिक्विड फेज इज नोन एज कंडेंसेशन। इन अ सोल्यूशन ये दोनों प्रोसेस ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम होंगे, देयरफॉर द रेट ऑफ वेपराइजेशन इज ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, समझो आपने यहाँ पे पानी लिया, पानी को आप बॉईल करते हो और इसके ऊपर समझो आपने कवरिंग लगा दी, तो होता क्या है, पहले ये पानी बॉईल होता है और वो कवरिंग के अंदर इसके भाप बनती है, यानी वेपर फेज मॉलिक्यूल्स होते हैं। कुछ वेपर फेज मॉलिक्यूल्स वापस पानी में बनते हैं, कुछ वापस वेपराइज होते हैं, ऐसा होता है, साइकिल कंटिन्यू होता है। जैसे ही आपने ये हटा दिया तो होता क्या है, ये जो भाप जो बनी है ये ऊपर एस्केप कर जाती है और नीचे पानी ही बचता है, यानी कि नीचे लिक्विड भी होता है और वेपर भी होता है। ना ही पूरी तरीके से वेपर होता है, ना ही पूरी तरीके से लिक्विड होता है। मतलब ये दोनों कुछ एक इक्विलिब्रियम स्टेट में थे, ये ना ही पूरी तरीके से लिक्विड हो रहा था, ना ही पूरी तरीके से एक वेपर बन रहा था। तो देयरफॉर ऑलवेज एक लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम हमेशा बना रहेगा किसी भी सोल्यूशन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ फैक्टर्स है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, जो आपके वेपर प्रेशर को बहुत तगड़े तरीके से इफेक्ट कर सकते हैं और ये आपके एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन भी है। कुछ फैक्टर्स ये रहे। पहला जो फैक्टर है वो है, जो आपका वेपर प्रेशर जो होता है वो किसी भी कंटेनर के साइज, जिसमें भी आप अपना लिक्विड ले रहे हैं उसके साइज पे मैटर नहीं करता, साइज या शेप पे मैटर नहीं करता, वो प्योरली इंडिपेंडेंट है इन दोनों से। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आपका जो वेपर प्रेशर जो मैटर करेगा, जो मेनली मैटर करता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैटर करता है आपके जो सोल्यूशन में जो आपने सोल्यूट ऐड किया है उस पर। जैसे कि हम जो अभी तक पढ़ रहे थे वो ओनली सॉल्वेंट का था, यानी कि ये जो कंटेनर है इसके अंदर जो हम जो ये लिक्विड ले रहे थे ये ओनली सॉल्वेंट था, इसके अंदर हमने कुछ ऐड नहीं किया था। तो ये जो मॉलिक्यूल्स थे जो टॉप पे थे वो ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही थे। हो क्या रहा था, यही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं, अगर ये क्लोज रहा तो टकरा के वापस नीचे भी आ रहे हैं, इनमें इंटरचेंज चल रहा था। लेकिन जब आप कोई इसके अंदर आपने समझो कोई सल्यूट ऐड किया, ये देखो यहाँ पे ये आपका सॉल्वेंट था, इसके अंदर आपने ऊपर से कोई सल्यूट डाल दिया, यहाँ पे आपने कोई सल्यूट डाल दिया, समझो हमने इसके मॉलिक्यूल्स को हमने कह दिया ए ए ए। पहले क्या था, ये सारे ए थे टॉप पे, लेकिन हुआ क्या, सल्यूट आया तो कुछ टॉप के मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो गए सल्यूट में, इसको हम कहेंगे बी, सल्यूट मॉलिक्यूल्स आर बी, समझे। तो क्या हुआ, ऊपर जो पहले एक पूरी ए की लेयर थी वो क्या होगी, ए बी 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 ए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो मिक्स हो गए। और ये सल्यूट दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इस चैप्टर में। एक होता है आपका वॉलेटाइल सल्यूट। वॉलेटाइल सल्यूट होता क्या है, वो सल्यूट जिसकी टेंडेंसी होती है ऑपरेट होने की, यानी जब आपने उसको किसी सोल्यूशन में ऐड किया, ये देखो पहले सॉल्वेंट था, ये हुआ ए, ये हुआ ए, ये भी हुआ ए, इसके अंदर हमने वापस कोई सल्यूट ऐड किया, ये बन गया बी, ये बन गया बी। तो होता क्या है, ये पहले ए तो एवापोरेट हो ही रहते, उसके हाथ में बी भी एवापोरेट होने लग गया, यानी कि जो वेपराइजेशन का जो प्रोसेस था वो रुका नहीं किसी भी हालत में, वो होते रहा इवन आफ्टर द एडिशन ऑफ सल्यूट। तो ये क्या कर रहा है, ये सल्यूट जो वॉलेटाइल है नेचर में, जिसकी टेंडेंसी एवापोरेट होने की, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है इस वेपर प्रेशर में। तो देयरफॉर ये वेपर प्रेशर बढ़ाएगा। लेकिन कुछ सल्यूट होते हैं जो स्टबर्न होते हैं, जैसे कि आपका ग्लूकोज हो गया, आपका यूरिया हो गया, आपका सुक्रोज हो गया, ये सारे स्टबर्न होते हैं। इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है एक दूसरे के मॉलिक्यूल से बहुत हाई होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो आप आगे जाके पढ़ोगे। तो होता क्या है, इस कारण इनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। देयरफॉर जब वो आते हैं किसी भी सॉल्वेंट के सरफेस पे, ये देखो ये आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ए, एक और ए, एक और ए, और यहाँ पे ये आपका बी और ये आपका बी, ये आपके स्टबर्न नॉन वॉलेटाइल सल्यूट्स है। इसके नीचे आपका ए का मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होगा, इसके नीचे भी आपका ए का मॉलिक्यूल ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा। इसमें क्या हो रहा था, यहाँ पे ये जो वॉलेटाइल सल्यूट का केस है, इसमें क्या हो रहा था, ये जो मॉलिक्यूल्स थे सल्यूट के ये भी ऑपरेट हो रहे थे, देयरफॉर जो नीचे के मॉलिक्यूल्स थे वो भी एक पॉइंट के बाद में ऑपरेट हो जा रहे थे, क्योंकि जब ये ऊपर गया ये ऊपर आ जाएगा, ये सरफेस मॉलिक्यूल बन के ये भी ऑपरेट हो जाएगा। लेकिन इस केस में हो क्या रहा है, बस ये जो सरफेस पे ऑलरेडी प्रेजेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो ही ऑपरेट हो पाएंगे, ये जो सल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स है ये ऑपरेट ही नहीं हो रहे, तो ये नीचे वालों को मौका मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो यानी कि जो वेपर प्रेशर बनेगा अगर हमने इसको क्लोज कर दिया वो कम बनेगा, यानी कि जो पहले जो फ्री स्टेट में था जब इसके अंदर कोई सल्यूट नहीं था उससे कम हुआ। देयरफॉर एडिशन ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल सल्यूट वुड रिड्यूस द फाइनल वेपर प्रेशर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्यूशन, समझे। वॉलेटाइल सल्यूट
आपके वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट करेगा, वाइल नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आपके वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा बल्कि उसको घटाएगा, क्योंकि ये नीचे के मॉलिक्यूल्स को भी नहीं आने देगा और ना ही खुद ऊपर जाएगा, ये स्टबन होगा। लेकिन वॉलेटाइल सॉल्यूट सपोर्ट भी करेगा, वो खुद भी जाएगा और नीचे के मॉलिक्यूल्स क्योंकि वो जा रहा है वो भी आ पाएंगे। ये था इसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट। ये इससे हम एक और चीज़ समझ सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्यूट बीइंग एडेड। सिंस वॉलेटाइल सॉल्यूट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके मॉलिक्यूल्स में वो कम होता है, वो आसानी से ब्रेक डाउन होकर वेपर फेज में जा पाता है। लेकिन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट में जैसे मैंने बताया वो नहीं होता है, वो स्ट्रांग होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयरफॉर वो नहीं टूट पाता आसानी से और वो ब्लॉक करके रख जाता है और वो खुद भी कन्वर्ट नहीं होता, ना ही किसी और को होने देता है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, वेपर प्रेशर इज ऑलमोस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऑलमोस्ट डायरेक्टली मतलब जब कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसका ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन यानी ऐसा बीच से स्लैंटिंग लाइन होता है, यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनता है दोनों एक्सेस के साथ में। लेकिन जब वो ऑलमोस्ट से थोड़ा कर्व आ जाता है, आइदर वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, वो डिपेंड करता है। ऑलमोस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब वेपर प्रेशर बढ़ रहा है टेम्परेचर के साथ में, लेकिन वो एग्जैक्टली उस रेट पे नहीं बढ़ रहा जिस रेट पे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। जब आप पानी बॉईल करते हो, समझो कि आप अगर आपने अपना गैस जल्दी बढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता कि वो पानी एकदम जैसे आपने बढ़ाया वैसे ही एकदम वेपर फेज में आ गया, टाइम लेता है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने पे वो वेपराइज होने का जो रेट है वो बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है वो बढ़ेगा, लेकिन एकदम पूरी तरीके से नहीं बढ़ेगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। देयरफॉर वो ऑलमोस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ऑलमोस्ट डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा। क्योंकि जब आप पानी लेते हो किसी पतीले में और आप सडनली गैस बढ़ाते हो, पहले वो उसकी हीट धीरे धीरे बढ़ेगी। ऑब्वियसली बात है जब आप फटाक से गैस बढ़ा देते हो जो रेट ऑफ इंक्रीज इन हीट होगा वो ज़्यादा होगा, लेकिन पूरा वेपराइज होने का जो टाइम होगा वो एकदम इंस्टेंट नहीं हो जाएगा, उसको भी थोड़ा टाइम लगेगा। देयरफॉर ऑलमोस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ये होता है। ठीक है, ये था इसका लास्ट और मेन पार्ट। इसी के साथ में वेपर प्रेशर ख़त्म होता है। इसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा, मज़ा आएगा वो पढ़ने में। वो इस चैप्टर का वन ऑफ द मेन पार्ट्स में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।